हेलो एवरीवन। आज हम अपनी इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7, दैट इज द गुप्ता इरा एंड एज ऑफ टायरलेस क्रिएटिविटी। गुप्ता पीरियड को हिस्ट्री में गोल्डन पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। गोल्डन पीरियड के नाम से क्यों जाना जाता है ये हम इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। ये कुछ साइट्स दिखाई गई है। अजंता केव्स के बारे में दिखाया गया जो कि गोल्ड इसी पीरियड में एग्जिस्टेंस में आई थी। अब ये जो बच्चे हमें चैप्टर 5 में मिले थे, ध्रुव एंड भविष्य, उसी के थ्रू हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि वो बच्चे जैसे वो वहाँ से पांड्या किंगडम से रिटर्न होने के बाद उन्होंने बहुत सारे मार्केट और शॉर्ट शिप पे ट्रिप की और ट्रेडर्स के थ्रू पर्स भी खरीदे उन्होंने। नाउ दे आर ईचिंग यूज इतिहासा अगेन एंड जम्प अस फ्यू सेंचुरीज। अब उन्होंने इतिहासा को ही जो उनके पास टाइम मशीन थी उसका यूज करके वो फ्यू सेंचुरी जंप कर दिए। मतलब क्या समझाना चाहते हैं यहाँ से? ये समझाना चाहते हैं कि अब हम थोड़ा सा आगे यानी कॉमन इरा वाले पीरियड्स में ऐसे 3rd CE 4th CE के टाइम की चीजें देखेंगे। अब इसी के बारे में बात करते हैं। ये जो मैप है इसमें क्या दिखाया, गुप्ताज एम्पायर को दिखाया गया है। जितना भी ये गुप्ता एम्पायर द मोस्ट पावरफुल एंड फ्लरिश्ड फ्रॉम 3rd to 6th सेंचुरी CE विद इट्स कैपिटल पाटलिपुत्र, जो कि भी जो प्रेजेंट डे में पटना के एरिया में है। और इसी के सब्सिक्वेंट साउथ में एक और रूलर था जो थे वटाकास, और उसके और साउथ में आते हैं तो पल्लव्स वहाँ पे एग्जिस्टेंस में हमें देखने को मिले थे। क्या हो गया? कुछ मैंने नोट्स लिख रखे थे। बोला धन्यवाद पिताजी, यह सब आपकी प्रेरणा और समर्थन के कारण है। जब उसके बेटे ने टॉप 4th क्लास में तो उसको आशीर्वाद कर देता है। मैंने कहा हाँ ठीक है, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अब मैं पुत्र का क्या लिख सकती हूँ? पुत्र में धन्यवाद पिताजी, खत्म कर। धन्यवाद पिताजी। अब जैसे स्टोरी स्टार्ट करते हैं, भविष्य है जो लड़की, वो बोलते हैं माई हेड इज स्पिनिंग सो मेनी किंगडम्स एंड एम्पायर, हाउ आई एवर गोइंग टू रिमेम्बर ऑल दिस। यानी अगर हम सिर्फ गुप्ता एम्पायर की भी बात करें तो उसमें भी बहुत सारे किंग हुए हैं, और अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे किंगडम और एम्पायर हुए हैं। तो बच्चे कहते हैं कि इतने सारे एम्पायर्स और किंगडम्स के बारे में हम कैसे याद रखेंगे? तो ध्रुव कहता है कि डोंट वरी भविष्य, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग एंड वी विल रिमेम्बर इट। यानी वो कहते हैं चलो इसमें देखते हैं कि क्या क्या हुआ है, उसके बेस पे हम याद करेंगे। इज देयर एनीथिंग इन द पीरियड दैट वी कैन सी बैक होम। अब वो भविष्य है वो कहती है कि क्या उस टाइम की कोई ऐसी चीज है जो हम अभी घर पे भी देख सकते हैं, मतलब इस टाइम पे भी देख सकते हैं। तो लेट अस यूज आवर टाइम मशीन एंड फाइंड आउट। जो भविष्य एक्टिवेट्स इतिहासा एंड दे जंप टू मेहरौली, मतलब वो ऐसा एविडेंस देखने के लिए जो पास्ट थे, लाइक जो गुप्ता एम्पायर के थे और अभी तक भी एग्जिस्टेंस में है, वो कहाँ हमें देखने को मिलते हैं? मेहरौली में भी देखने को मिलते हैं, जो कि दिल्ली का एरिया है। वहाँ पे आयरन पिलर है जो अभी तक, वहाँ पे एक आयरन पिलर है जो अभी तक भी एग्जिस्ट करता है। द ओवर हियर अ टूर गाइड नियर बाय हु वाज एक्सप्लेनिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पिलर। वहाँ पे एक गाइड उनको मिलता है जो उस पिलर के बारे में उनको एक्सप्लेन कर रहा था। जो वो गाइड है वो उनको क्या बताता है कि जो पिलर है वो कितना पुराना है। ये अराउंड 1600 ईयर्स ओल्ड है। ये पिलर कितना ओल्ड है? 1600 ईयर्स ओल्ड पिलर है।
एंड स्टैंड विदाउट रस्टिंग। और जो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, यानी देखो 1600 पुरानी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन ये जो है इसका जो इम्पोर्टेंट क्या है इस चीज़ में, मतलब ज़्यादा सरप्राइज करने वाली बात क्या है आयरन पिलर की, कि देखो अगर हमारे घर पे कोई एक आयरन की रोड रखी है, सपोज अपनी छत पे एक आयरन की रोड पड़ी है, वो वहाँ पे बारिश की वजह से, रेन की वजह, सनलाइट की वजह से, मॉइस्चर, एयर, इन सब की वजह से रस्टिंग होकर ऐसे, मतलब लाइक 8-10 साल बाद भी अगर हम उसकी कंडीशन देखेंगे तो वो सेम हमें दिखने वाली नहीं है। और 40-50 साल के बाद तो मुझे नहीं लगता वो वहाँ पे बचे भी, लाइक उसके टुकड़े टुकड़े पीसेस पीसेस हो जाएंगे। बट ये जो इतना पुराना पिलर है, और ये इस पे क्या है सबसे बड़ी बात है कि ये अभी तक इस पे रस्टिंग नहीं हुई है, ठीक है। इट इज स्टैंडिंग जस्ट सेम लाइक विदाउट रस्टिंग। इट इज अ टेस्टामेंट टू द एडवांस मेटलर्जी स्किल्स ऑफ द एंशियंट इंडिया। ये क्या दिखाता है कि इंडिया में क्या थी पुराने टाइम में भी एडवांस में वो देखने को, मेटलर्जी देखने को मिली है, यानी मेटल स्किल देखने को मिली है। तो भविष्य वो सरप्राइजली पूछती है 1600 years old and not resting, let us go and see। अरे वो इतना पुराना पिलर है और अभी तक रेस्टिंग नहीं है, चलो देखने के लिए चलते हैं। वो देखने के लिए जाते हैं तो वो देखते हैं कि उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ, देयर इज समथिंग रिटन ऑन इट एंड बट आई कांट रीड इट, क्योंकि वो अभी के बच्चे हैं, अभी लाइक 21st सेंचुरी के बच्चे हैं, और अभी तो हम हिंदी इंग्लिश मोस्टली ये इन्हीं लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। बट ये जो यहाँ पे जो लैंग्वेज लिखी गई है वो प्राकृत लैंग्वेज में इस पिलर के ऊपर लिखा गया है। I wonder who made this and why. Let us hear about the same with what is the guide uncle has to say about this। यानी वो कहते हैं कि चलो अब गाइड अंकल से पूछते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं, किसने इसको बनाया है, क्यों बनाया है, कब बनाया है। तो जो गाइड अंकल हैं वो उनको क्या बताते हैं, द 6 टन पिलर, मतलब ये जो पिलर है वो उसका वेट अप्रोक्सीमेटली, अगर उसका वेट देखें तो वो गाइड क्या बताते हैं कि कितना वेट है इसका, 6 टन पिलर। 1 टन कितना होता है, 100 kg, तो 6 टन कितना हो गया, 600 kg पिलर वॉज इरेक्टेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चंद्रगुप्त टू। अभी कहते हैं कि जब चंद्रगुप्त टू का रूल था, जो कि गुप्ता डायनेस्टी का एक रूलर हुआ है, उस टाइम पर चंद्रगुप्त टू ने इसको बनवाया है। इट वॉज प्रोबेबली इरेक्टेड इन फ्रंट ऑफ उदयगिरी केव्स, जो कि मध्य प्रदेश में है, एंड ब्रोड टू दिल्ली अ फ्यू सेंचुरीज लेटर। वो कहते हैं कि ये जो इसका ओरिजिनल प्लेस है, मतलब जो सबसे पहले इसको जहाँ पे बनाया था वो उदयगिरी केव्स के सामने, जो कि मध्य प्रदेश में उदयगिरी केव्स, उनके सामने बनाया गया था, बट बाद में इसको दिल्ली में शिफ्ट किया गया था। It was dedicated to Vishnu and its inscriptions celebrate the king's achievement। यानी ये किसको डेडिकेट किया गया है, भगवान विष्णु को डेडिकेट किया गया है, और इस पे जो किंग्स के अचीवमेंट है उनको इंस्क्राइब करा गया है। That is so fascinating. So we would love to learn more about the king and the empire. Let us begin the exciting journey into the history of the Gupta Empire। यानी अब हम बात करते हैं गुप्ता एम्पायर के बारे में। पिक्चर लिविंग अ बाईसाइकिल आउट इन द, ये आपको रस्टिंग वाला पॉइंट ही बताया गया है कि कैसे इतनी जल्दी रस्टिंग हो जाती है, बट इस पिलर पे रस्टिंग नहीं हुई है। अब बात करते हैं अ न्यू पावर एमर्जेस। जैसे ही जो कुशाणास थे हमारे नॉर्थ वेस्ट एरिया में, जैसे हमने बात की थी, अगर हम बात करिए हमारे एरिया के बारे में, तो ये वाली जो बाउंड्री थी ये हमारी कौन सी बाउंड्री थी, नॉर्थ वेस्ट की बाउंड्री। वहाँ पे जो कुशाणास थे वो धीरे धीरे वीक हो गए थे, ठीक है। बाय द 3rd century कुशाणा एम्पायर विच स्प्रेड ओवर द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट स्टार्टेड टू वीकन। मतलब धीरे धीरे एम्पायर वीक होता गया था, हो रहा था। न्यू किंगडम एमर्ज, जब एक एम्पायर वीक होता है तो उसके पैरेलल में कई सारे नए किंगडम इमर्ज होते हैं, उनमें से जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है उसकी डायनेस्टी वहाँ पर राज करती है। सेटिंग द स्टेज फॉर अ फ्रेश पीरियड ऑफ द कंसोलिडेशन, द न्यू एक्टर इन दिस स्टेज वाज द गुप्ता डायनेस्टी। मतलब जैसे जैसे कुशाणास वीक हो रहे थे तो कहीं और एक दूसरा किंगडम वो फ्लरिश हो रहा था जिसका नाम है गुप्ता डायनेस्टी। There are various theories
ऑन द ओरिजिन ऑफ द गुप्ताज, यानी अलग अलग जो हिस्टोरियन है वो ये अलग उनका ओरिजिन अलग अलग बताते कि गुप्ता पावर में कैसे आए। जो लेकिन जो सबसे वाइडली स्प्रेड है वो हम बात करते हैं कि ये कहाँ पर थे। ये उत्तर प्रदेश वाले एरिया में रूलर थे। ओवर टाइम दे रोज टू द प्रोमिनेंसेस एंड एस्टेब्लिश अ पावरफुल एम्पायर, और जैसे जैसे इनकी पावर बढ़ती गई इन्होंने एक बहुत बड़ा पावरफुल एम्पायर अपना बना लिया था। द पीरियड इज कंसिडर्ड रिमार्केबल इन इंडियन हिस्ट्री, ये बहुत ही माना जाता है इस पीरियड को, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन मैनी एरियाज। उससे पहले अगर हम बात करते हैं तो जो हम डेवलपमेंट देखते थे वो आर्ट, आर्किटेक्चर, ट्रेड, इन्हीं के बारे में देखते थे। लेकिन अब हमें नई टेक्नोलॉजी, नई नई चीज़ें और अलग अलग एरियाज़ में हमें डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। हमें साइंस में भी डेवलपमेंट देखने को मिलेगी, हमें एस्ट्रोलॉजी, मैथमेटिशियन और जो अलग हॉबीज हैं लाइक सिंगिंग है, इन सब में भी अब बहुत सारी डेवलपमेंट हमें देखने को इस टाइम पर मिलती है। द फील्ड ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, साइंस फ्लरिश्ड पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त टू। इनके एक राजा हुए थे जो कि 3rd नंबर पे थे, उन चंद्रगुप्त टू, उनके टाइम में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिली। आर्ट में देखने को मिली, आर्किटेक्चर में देखने को मिली, लिटरेचर में देखने को मिली, और साथ साथ हमें साइंस में भी बहुत ज़्यादा, टेक्नोलॉजी में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिली थी। और द लेगेसी कंटिन्यूज इवन टुडे, और उसके टाइम की जो चीज़ें थी यानी जो डेवलपमेंट रिसर्च वगैरह थी वो आज तक भी यूज़ होती हैं। यानी जो उस टाइम की लेगेसी थी, मतलब जो उन्होंने रिसर्च की थी, आउटपुट थी, वो अभी तक भी यूज है, उसका अभी तक भी यूज होता देखा जा रहा है। द इंस्क्रिप्शन ऑन द आयरन पिलर इन दिल्ली स्पीक अ किंग नेम्ड चंद्र, जो आयरन पिलर है उस पर एक नाम है चंद्रा, हु हैज़ बीन आइडेंटिफाई विद चंद्रगुप्त टू। और इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होता, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कंफ्यूजन नहीं करना है, जो कि हमारा BCE के टाइम, बिफोर मौर्यन एम्पायर्स में चंद्रगुप्त मौर्य थे, लेकिन गुप्ता में चंद्रगुप्त भी एक एम्पायर हुए, इवन 2 हुए हैं। ठीक है, जिसको चंद्रगुप्त टू, जो इसमें ये लाइन है चंद्रगुप्त टू ऑल्सो नोन एज विक्रमादित्य, ये इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं। चंद्रगुप्त टू लाइक विक्रमादित्य इज ऑल्सो नेम ऑफ द विच किंग एम्पायर लाइक किंग, तो उसमें ऑप्शन दे सकते हैं आपको चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त टू। तो आपको पता होना चाहिए विक्रमादित्य किसको बोला जाता था, चंद्रगुप्त टू को बोला जाता था। Who was one of the renowned ruler of the Gupta dynasty. He was devoted to Vishnu and his mount यानी वाहन गरुड़ often appears on many inscriptions, यानी जो विष्णु जी का वाहन है गरुड़, उन्होंने वो बहुत सारे अपने inscriptions पर उसको inscribe करवा रखा था। अब हम आगे बात करते हैं। Have you noticed the टू इन चंद्रगुप्त टू इज नेम। अब ये बात करते हैं, देखो हम इसको चंद्रगुप्त टू क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो गुप्ता डायनेस्टी को स्टार्ट करने वाले राजा का नाम है चंद्रगुप्त, और उनके ग्रैंड सन का नाम भी चंद्रगुप्त था, इसलिए उनको चंद्रगुप्त टू बोला जाता है। चंद्रगुप्त 1 थे, जो चंद्रगुप्त जो मेन रूलर थे जिसने बिगिनिंग की थी, उनके बेटे का नाम था समुंदरगुप्त, और उनके बेटे का नाम था चंद्रगुप्त टू। ठीक है, और उन्होंने चंद्रगुप्त 1 ने अपने एम्पायर को काफ़ी बढ़ाया था, और उसके कंटिन्यूएशन में चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त का हमें बहुत ज़्यादा सुनने में नहीं मिलेगा, मतलब इतने एज कम्पेयर टू चंद्रगुप्त टू, यानी वो उनका सन ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है हिस्ट्री में। बट हाँ, समुद्रगुप्त भी थे, उनके भी बारे में अगर हम डिटेल में बात करते हैं तो उनके बारे में भी पढ़ने को हमें मिलेगा। अब यहाँ कोइंस हैं, तो इसमें हमें क्या दिख रहा है, जो चंद्रगुप्त 1 है, यानी जो मेन वो रहे हैं गुप्ताज डायनेस्टी के को स्टार्ट करने वाले, ठीक है, कि उनके फाउंडर जो हैं चंद्रगुप्त 1, और उनकी वाइफ का यानी उनकी जो क्वीन है कुमारा देवी, उनकी हमें वो देखने को मिलती है, इंस्क्राइब देखने को मिलती है, और दूसरी साइड उसके बैक साइड में हमें सीटेड गोडेस लक्ष्मी की पिक्चर देखने को मिलती है।
अब जैसे बात करते हैं द वॉरियर किंग, यानी जो किंग रहे हैं उनके बारे में बात करते हैं। द प्रयाग प्रशस्ति। द प्रयाग प्रशस्ति क्या था? जो प्रशस्ति होती थी, जो पंडित वगैरह जो पंडित होते थे राजा के दरबार में, वो राजा को की प्रशंसा में कुछ कुछ ऐसे लिखते थे, ऐसे पोएम लिखते थे या फिर कुछ ऐसे राइटिंग में लिखते थे, कुछ ऐसे लिखते थे, तो उसको बोला जाता था प्रयाग प्रशस्ति। उसको बोला जाता था प्रशस्ति, जो राजा की प्रशंसा यानी तारीफ के उसमें लिखते थे। मोस्टली कब लिखते थे? मोस्टली ये जब राजा किसी वॉर को जीत के आ जाता था या कुछ सिग्निफिकेंट करता था, तो उस टाइम वो जो पंडित वगैरह होते थे उनके दरबार में, वो लिखते थे राजा की प्रशंसा कर, उनमें मोस्टली राजा की प्रशंसा की जाती थी। तो ऐसे ही प्रयाग प्रशस्ति है जो हमें प्रयागराज में एक पिलर पर देखने को मिलती है। उसमें क्या लिखा गया है? समुद्रगुप्त के बारे में लिखा गया है, जो कि चंद्रगुप्त टू के फादर थे। अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ द इंस्क्रिप्शन, द कोर्ट पोइट हरिसेन। और ये किसने लिखी है? हरिसेन ने लिखी है, जो कि कोर्ट में एक पोइट था। द किंग्स एम्बिशन वॉज टू बी धरानी बंदे और यूनिटी ऑफ द अर्थ, यानी वो उसमें प्रशस्ति में क्या लिखते हैं? जो हरिसेन थे वो क्या लिखते हैं? जो किंग का एम्बिशन था वो क्या था? धरानी बंधा। मतलब धरानी बंध का मतलब क्या होता है? धरनी बंध भी बोल देते हैं। यूनिफाई द अर्थ, मतलब अर्थ को यूनिफाई कर देना, एक करना, यानी पूरी अर्थ को एक करना। देखो अभी जो ये राजा थे, ये सारे में अपना एम्पायर बनाना चाहते थे, तो इनका ये था कि एम्पायर बना के सारे अर्थ को एक कर देना। किसी एरिया में अगर उन्हें कुछ ऐसे कमी दिखती थी तो वो नहीं रहेगी, लाइक वो उनका एक अच्छा मोटिव होता था, अच्छे पर्पज के साथ जो राजा थे वो क्या कहना चाहते थे कि पूरी धरती को एक करना। टू दिस एंड ही फोर्ट मैनी वॉर, और इसके लिए उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी। डिफीटिंग किंग्स, और बहुत सारे राजाओं को डिफीट किया। टेकिंग ओवर देयर किंगडम्स एंड एक्सपेंडिंग हिज एम्पायर, उनके किंगडम को अपने एम्पायर में मिला के अपने एम्पायर को एक्सपेंड किया। मैनी डिफीटेड किंग्स वर reinstated and offered tribute to समुद्रगुप्ता, while other fearing his might submitted without protest। अब ये कहते हैं कि बहुत सारे किंग्स तो क्या थे जो हार गए थे, डिफीट होने के बाद उन्होंने ट्रिब्यूट स्टार्ट कर दिया था। यानी हमने पुराने चैप्टर में, चैप्टर 5 में पढ़ा था ना, ट्रिब्यूट क्या होता है? जब कोई एक राजा हार जाता है तो जो जीतने वाला राजा है वो उसको वहीं का राजा बना रहने देते हैं, मतलब उसी के कंट्रोल में रखते वो एरिया। बट वो में जो सुप्रीमेसी है, जो लॉर्डशिप है, वो किसकी मानी जाती है? विनर राजा की। और उसके बदले में जो डिफीटेड राजा होता है वो अपने एरिया से कुछ ट्रिब्यूट पे करता है राजा को, ठीक है? उनको ट्रिब्यूट बोला जाता था। तो वो क्या करते थे? जो डिफीटेड किंग थे वो ट्रिब्यूट ऑफर करते थे किसको? समुद्रगुप्त को। और जबकि कुछ तो थे कि उनके डर से ही अब वो बिना प्रोटेस्ट के ही अपने आप को सबमिट कर देते थे, लाइक सरेंडर कर देते थे, सबमिट कर देते थे, यानी उनकी लॉर्डशिप को एक्सेप्ट कर लेते थे। Harisin also wrote about how the king supported art, learning and trade, making his kingdom rich and successful। कि उन्होंने, हरिसेन ने ये भी दिखाया है कि कैसे राजा आर्ट को सपोर्ट करते थे, ट्रेड को सपोर्ट करते थे, एंड लर्निंग मतलब ऐसे स्कूल, लाइक जो गुरुकुल वगैरह थे वो भी खोल रखे थे, जो लर्निंग को सपोर्ट करते थे और अपने किंगडम को बहुत ही रिच और सक्सेसफुल बनाने में काम करते थे। The Samudragupta himself is portrayed as a veena player in one of the coins he minted। मतलब एक बार जो उन्होंने coins बनाए थे समुद्रगुप्त ने, तो उन्होंने उन coins पे इवन खुद की जो इंस्क्रिप्शन करवाई थी, मतलब जो खुद की फोटो बनवाई थी, उसमें उन्होंने क्या कर रखा था? वीणा पकड़ रखी थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, जैसे HSSC में ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो गुप्ता एम्पायर था तो उसमें कौन से जो किंग था, जो कौन सा किंग था ऐसे जो म्यूजिक ज़्यादा पसंद करते थे, या फिर ऐसे डिफरेंट वाद्य यंत्र के जिसको नॉलेज थी। तो इस तरह के क्वेश्चन मतलब पूछ लिए जाते हैं बेसिकली। उसमें किसका नाम आता है? समुद्रगुप्त का नाम आता है, क्योंकि
उनके कुछ ऐसे कॉइन्स मिले हैं जिसमें उन्होंने खुद से वीणा वो बजा रहे थे, वीणा प्ले करते हुए छापा गया है। अब देखो ये जो पिक्चर है इसमें दिखाया गया है कि जो किंग है वो खुद क्या कर रहे हैं, वीणा प्ले कर रहे हैं, ठीक है। और ये क्या कर रहे हैं कि क्यों इंस्क्राइब किया है, ये कई सारी चीज़ें दिखाते हैं। एक तो जो किंग है उनकी ये आप कह सकते हो कि हॉबी भी दिखाते हैं। दूसरा ये पोइट जो हैं उनके लिए रिस्पेक्ट भी दिखाते हैं, यानी जो खुद एक आर्टिस्ट होगा, लाइक खुद जो कर रहा होगा तो वो दूसरों के लिए रिस्पेक्ट भी दिखा रखी है। आर्ट के हमारे जैसे आर्ट के उसमें भी दिखा रखा है, ठीक है, और हमारे कल्चर को भी दिखाता है। इसमें भी क्या था, एक साइड गोडेस लक्ष्मी का पिक्चर दिखाया गया और दूसरी साइड जो है समुद्रगुप्त है वो वीणा प्ले करते हुए दिखाए गए हैं। हाँ, अब यहाँ पे बताया गया जैसे एम्बिशियस किंग होते थे जो अपने एम्बिशन को लेके काम करते थे, अश्वमेध योजना को परफॉर्म करते थे टू बिल्ड माइटी एम्पायर्स एंड लीव अ लेगेसी फॉर फ्यूचर। ये हमने अश्वमेध योजना के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यानी वो अपने हॉर्स को छोड़ देते थे, ठीक है। अभी जैसे उन्होंने कुछ हमें गुप्ता एम्पायर के कुछ कॉइन्स मिले हैं जिसमें अश्वमेध योजना के बारे में दिखाया गया है, यानी एक हॉर्स को इंस्क्राइब किया गया है। और द रिवर्स डिपिक्ट द क्वीन होल्डिंग अ चोरी, एक फ्लाई फ्लिस्क विस्क होती है जो, जैसे इसके यहाँ पर हम देख सकते हैं जो ये है विस्क ले रखी है इस क्वीन ने, ये दिखाई गई है, ठीक है। ये मोस्टली क्या होता था, काऊ के टेल पे जो हेयर्स होते हैं उनसे बनाई जाती है ये, जिसको चोरी या फिर फ्लाई विस्क बोलते हैं। Some literary sources give us descriptive information about rulers, kingdoms and the people. यानी कुछ कुछ written evidences हमें ऐसे मिले हैं जो हमें डिटेल इंफॉर्मेशन देते हैं किसके बारे में, रूलर्स के बारे में, किंगडम्स के बारे में और पीपल के बारे में, ठीक है। द विष्णु पुराण ऐसे एक रिटन एविडेंस है विष्णु पुराण। और फॉर इंस्टांस सेक्रीफाइस द की रीजन ऑफ द एम्पायर, द गुप्ता डायनेस्टी विल रूल ओवर अनुंगना। जैसे विष्णु पुराण फॉर इंस्टेंस स्पेसिफाइज द की रीजन्स ऑफ द एम्पायर, यानी विष्णु पुराण में कुछ गुप्ता एम्पायर के स्पेसिफिक रीजन्स दिखाए गए, एरियाज दिखाए गए हैं जिसपे गुप्ता डायनेस्टी का राज था, जो रूल करते थे। जैसे अनुगंगा यानी जो मिडल गंगेटिक बेसिन है, प्रयाग जो प्रेजेंट डे प्रयागराज है, और साकेता जो कि अयोध्या में है, और मगधा जो है बिहार में। ऑल द सराउंडिंग्स रीजन बट एट पीक द गुप्ता एम्पायर कवर्ड अ लार्ज एरिया देन दिस, मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट डे नॉर्थ एंड वेस्ट अलोंग विद पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एंड ईस्ट इंडिया। यानी ये कह रहे हैं जो विष्णु पुराण है उसमें हमें मोस्टली मेन तो मतलब जो गुप्ता डायनेस्टी के अंडर एरिया आते थे तो 4 दिखाए गए हैं। क्या क्या है, जो अनुगंगा वाला एरिया यानी मिडल गंगेटिक बेसिन का एरिया है, प्रयागराज वाला जो एरिया है, और जो अयोध्या और मगधा का पार्ट था, ठीक है, उस एरिया में हमें एविडेंसेस मिले हैं और विष्णु पुराण में जिक्र मिला है कि यहाँ पर गुप्ता एम्पायर थे, गुप्ता रूलर्स थे। लेकिन उसके भी अगर हमें और अदर एविडेंसेस के, अदर लिटरेरी सोर्सेज से बात करें तो गुप्ता एम्पायर बहुत ज़्यादा वास्ट एरिया में एक्सपेंड हो रखा था। जो हमारा प्रेजेंट डे का नॉर्थ वाला एरिया है, वेस्ट वाला एरिया है, और सेंट्रल और ईस्ट वाला भी एरिया है, यानी साउथ एरिया को छोड़ के, डेक्कन प्लेट्यू को छोड़ के हमारा ऊपर का सारा एरिया गुप्ता एम्पायर के अंडर में था, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं इमेजिन व्हाट इट वुड हैव एंटेल्ड टू मूव अ होल आर्मी ऑफ सोल्जर्स। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है ये बात भी। सॉरी, imagine what it would have entailed to move a whole army of soldier, elephant, horses, cooks and other support staff as well as supplies to feed them all,
clearly the tributary king must have been asked to provide for these। मतलब ये सोच के देखो कि अगर मान लो कोई एक राजा है, रूलर है, वो किसी दूसरे एम्पायर के साथ बैटल स्टार्ट करता है तो अपनी पूरी आर्मी को, सोल्जर्स, एलिफेंट, हॉर्सेस, कुक्स और अदर मटेरियल को ले जाना कितना प्रॉब्लमेटिक होगा उनके लिए, क्योंकि उस टाइम बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इस तरह की तो अरेंजमेंट थी नहीं। तो वो क्या करते होंगे मोस्टली, वो क्लियरली यानी श्योरली वो क्या करते होंगे, जो ट्रिब्यूटरी किंग्स हैं यानी जो जिन्होंने उनकी सुप्रीमेसी स्वीकार कर रखी है, उनको से उनकी लॉर्डशिप एक्सेप्ट कर रखी है, वो राजा उनको आसपास के वो राजा उनको जरूर हेल्प करते होंगे और ये सारी चीजें एज ए ट्रिब्यूट उनको सप्लाई करते होंगे। अब अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा पुराना ये टाइम दे रखा है, अगर हम अपने आज के मैप में अगर इनको नोट करना चाहें तो किस किस एरिया में होंगे, ऑलमोस्ट हमारे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट वाले सारे स्टेट्स इनके अंडर में आ जाएंगे। ओनली जो डेक्कन प्लेटू वाला पार्ट है वो नहीं होगा, ठीक है। और जो ईस्ट सेवन सिस्टर वाला है वो थोड़ा सा नहीं होगा, ये वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये सारा गुप्ताज के अंडर में था। साउथ में हमें वाकाटक किंग्स और पल्लव्स के देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं द ट्रेवलर्स अकाउंट इन इंडियन सोसाइटी इन द गुप्ता एरर। मतलब जो ट्रेवलर्स के अकाउंट हमें मिले, लाइक जो ट्रेवलर्स अलग अलग ट्रेवलर्स यहाँ पर आए थे, उनके जो एविडेंसेस हमें मिले हैं, उनकी जो बुक्स वगैरह रिटर्न सोर्सेस जो मिले हैं जिनके बारे में गुप्ताज उनके बारे में लिखा हुआ था, वो कौन कौन थे। जो चाइनीज ट्रेवलर फाक्सेन थे, जो एक तो जो चाइनीज ट्रेवलर का नाम सबसे ज़्यादा आता है, ठीक है, फाहिन के नाम से इनको जाना जाता है। और जैसे इनको अगर स्पेल करते हैं तो फैक्सेन है, लेकिन इनको प्रोनाउंस करते हैं तो फाशियन है, ठीक है, फाहिन के नाम से भी इसको शॉर्टली बोल देते हैं। तो इसकी चाइनीज ट्रेवलर जैसे फाइन ही ज़्यादा बोला जाता है, फासियन भी बोल देते हैं। ये इंडिया में विजिट किया था इन्होंने 5th सेंचुरी CE। बेसिकली क्या थे, ये बुद्धिज़्म के जो रेलिक्स लेने के लिए आए थे। जो लॉर्ड बुद्धा थे वो माना जाता है कि इंडिया से चाइना की तरफ ट्रेवल कर गए थे। तो जो एक चाइनीज़ ट्रैवलर था, ये बेसिकली इंडिया आया था लॉर्ड बुद्धा के रेलिक्स और उनके कुछ उनके बारे में हिस्ट्री कलेक्ट करने के लिए, उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। तो ये क्या था, ही सेट आउट ऑन दिस लॉन्ग एंड डिफिकल्ट पिलग्रिमेज टू विजिट सेक्रेड बुद्धिस्ट sites, learn from renewed Indian scholars and collect manuscripts of Buddhist texts, so he could take them back to China। यानी वो बुद्धिस्ट के मैन्युस्क्रिप्ट्स लेने के लिए आए थे जिनको वापस चाइना ले जाना था। और वो जो डिफरेंट पिलग्रिमेज हैं, तीर्थ हैं, जो कि बुद्धा साइट है, बुद्धिस्ट साइट है, उनको ट्रैवल करना, विजिट करना चाहते थे और इंडियन स्कॉलर से अलग अलग चीज़ें सीखने के लिए वो यहाँ पर आए थे। Faxon traveled extensively across India, observing her culture, governance and society। यानी वो इंडिया के अलग अलग पार्ट में उन्होंने ट्रैवल किया और यहाँ के कल्चर को, गवर्नेंस सिस्टम को, सोसाइटी को एंड अदर ऑब्जर्वेशन और रिकॉर्ड्स को एक्सपीरियंस किया और ऑब्जर्व फॉर द पीपल ऑफ हिज होमलैंड एंड फॉर अस टू सिंस हिज ट्रैवलॉग हैज सर्वाइव टू दिस डे। मतलब उसने यहाँ के लोगों को ऑब्जर्व किया, एक्सपीरियंस किया और एक ट्रैवलॉग क्रिएट की, रेडी की, जो कि उनके लिए भी हेल्पफुल थी और हमारे लिए भी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रही है पास्ट की को रिवील करने में, ठीक है। और जो अभी तक भी एग्जिस्ट है। मतलब उन्होंने एक ट्रैवलॉग में क्या लिखा है इंडियन सोसाइटी के बारे में और गुप्ता एम्पायर के बारे में, वो देख लेते हैं। द पीपल आर न्यूमरस एंड हैप्पी, दे हैव नो नीड टू रजिस्टर हाउस होल्ड और अटेंड टू ऑफिशियल। यानी जो इंसान थे वो बहुत सारे थे, न्यूमरस मतलब बहुत सारी पॉपुलेशन उनके कंट्रोल में थी। इसका मतलब क्या है कि वो बहुत बड़े एरिया के राजा थे, ठीक है। और दूसरा क्या है, those who
हैप्पी एंड दे हैव नो नीड टू रजिस्टर हाउस होल्ड, मतलब उनको हाउस होल्ड को रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं थी। इसका मतलब वो क्या दिखाना चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस थी वो कम थी, ठीक है, जो उन लोगों की डेली लाइफ में गवर्नमेंट की राजा की इंटरफेरेंस कम थी, ठीक है। दोज हु फार्म रॉयल लैंड पे अ पोर्शन ऑफ देयर ग्रेन, द किंग गार्ड्स एंड अटेंडेंट्स हैव सेल। अब जो क्या लिखा है यहाँ पे, एक लाइन दी है, those who farm royal land pay a portion of their grain, मतलब जिनके पास बड़े बड़े लैंड एरिया थे, रॉयल लैंड मतलब जिनके पास काफ़ी फर्टाइल लैंड थी, तो वो क्या करते थे, एक ऐसे टैक्स पे करते थे, लाइक कुछ पोर्शन पे करते थे ग्रेन्स का। द किंग्स गार्ड्स एंड अटेंडेंट्स हैव सैलरीज, जो किंग के गार्ड थे, अटेंडेंट्स थे, उनके वर्कर्स थे, वो क्या करते थे, सैलरीज लेते थे। द सिटीज़ आर द ग्रेटेस्ट इन द मिडल किंगडम, जैसे द गंगेटिक प्लेन्स, यानी जो सिटीज़ थी वो ज़्यादातर कहाँ थी, गंगा रीजन के गंगा प्लेन्स में थी। एंड द इनहेबिटेंट्स आर रिच, प्रोस्पेरस एंड प्रैक्टिस काइंडनेस एंड राइटियसनेस। अब कहते हैं जो इनहेबिटेंट यानी वहाँ की जो पॉपुलेशन थी, लोग थे जो वहाँ रहते थे, वो रिच थे, प्रोस्पेरस थे, यानी प्रॉपर, और क्या थे, प्रैक्टिस काइंडनेस, और काइंडनेस को प्रैक्टिस करते थे, लाइक काइंड नेचर रखते थे, और राइटियसनेस मतलब सही तरीके से चीज़ें करते थे। हेड्स ऑफ वैश्य फैमिलीज, यानी जो ट्रेडर्स थे जिनको वैश्यास बोला जाता था वर्णा सिस्टम से, हेड ऑफ वैश्य फैमिलीज दैट इज मर्चेंट्स और ट्रेडर्स, यानी मर्चेंट्स यानी बिजनेसमैन और ट्रेडर्स को ही वैश्य बोला जाता था। इस्टेब्लिश हाउसेस फॉर चैरिटी एंड मेडिसिन, वो मोस्टली जो व्यापारी होते थे, ट्रेडर्स होते थे, वो ऐसे हाउस सेट करते थे, यानी घर बनाते थे, घर बेसिकली ऐसे कुछ बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाते थे जहाँ पे किसके लिए, चैरिटी, दान देने के लिए, एंड मेडिसिन, द पुअर ऑर्फेंस एंड द सिक आर केयर्ड फॉर, मतलब कहने का मतलब क्या है, वो रेस्ट हाउस बनाते थे जहाँ पे गरीब इंसान, ऑर्फेंज वगैरह, ऑर्फेंस होते थे, वो रह सकते थे, और एक हॉस्पिटल काइंड ऑफ सेटअप रखते थे जहाँ पे सिक पर्सन यानी बीमारों की केयर की जा सके, उन्हें मेडिसिन प्रोवाइड की जा सके। तो मोस्टली क्या दिखाते हैं, काइंड नेचर दिखाते हैं, ठीक है। द सिटी हैज़ मैनी वेल्दी वैश्य एल्डर्स, यानी यहाँ एंड फॉरेन मर्चेंट्स, ठीक है, बता रहे हैं जो चाइनीज़ ट्रेवलर फाक्सियन है, वो क्या बता रहे हैं कि जो यहाँ पे काफ़ी बड़े कई बहुत ही वेल्दी यानी रिच वैश्य थे, और फॉरेन मर्चेंट यानी दूसरे देश के भी बिजनेसमैन थे। ये क्या दिखाते हैं कि कैसे फॉरेन कंट्री के साथ इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल रिलेशनशिप कितने अच्छे थे, ये बात ये दिखाते हैं। विद ब्यूटीफुल होम्स, द लेन्स आर केप्ट इन गुड ऑर्डर, यानी जो लेन्स हैं यानी जो रोड्स हैं, सड़कें हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज की गई थी, अच्छे से उनको क्लीनलीनेस और सिविक मैनेजमेंट को ये दिखाते हैं, ठीक है। और फॉरेन मर्चेंट, ये इंटरनेशनल ट्रेड कनेक्शंस, यानी जो फॉरेन मर्चेंट क्या दिखाते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड कनेक्शन के बारे में दिखाते हैं, यानी जो दूसरी कंट्रीज हैं, दूसरे कॉन्टिनेंट के भी, एशिया के अलग कंट्रीज के साथ भी कैसे हमारे अच्छे रिलेशन थे, ताकि उसी वजह से क्या था, जो फॉरेन मर्चेंट थे वो यहाँ आकर रह भी रहे थे। Read the excerpt from Farsihan given and above and identify the key features of the society he described, मतलब जो इंस्क्रिप्ट एक्सेप्ट है, यानी जो हमें यहाँ ये पैराग्राफ लिया गया है फासियन से, उसके बेस पे आप सोसाइटी को डिस्क्राइब करो। तो हमने देख ही लिया कि नीट क्लीन सोसाइटी हमें देखने को मिलती है, काइंडनेस देखने को मिलती है, जो किंग की इंटरफेरेंस कम देखने को मिलती है गवर्नमेंट डेली लाइफ में, और जैसे जो मर्चेंट्स हैं वो रेस्ट हाउस, हॉस्पिटल सेटअप्स बनवाते थे, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। Except from historical accounts like Farsihan are valuable source but they reflect only the writer's perspective। अब ये कहते हैं कि हाँ ये करेक्ट है कि बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स रहे हैं ऐसे ट्रेवलॉग वगैरह, लेकिन इसमें क्या है कि जो राइटर है सिर्फ वो अपना नज़रिया बताता है, ठीक है, राइटर्स पर्सपेक्टिव एंड फोकस एट वन पॉइंट इन टाइम, मतलब
कि जो ये है ये क्या दिखाते हैं, राइटर्स पर्सपेक्टिव, यानी जो राइटर क्या सोचता है उनको देख के वो चीज़ें दिखा रहे हैं। और वो जो राइटर है वो एक ही बार में एक ही चीज़ को फोकस कर रहा है, ठीक है। फॉर अ लिमिटेड पोर्शन ऑफ सोसाइटी दे डिस्क्राइब, यानी सिर्फ उसी पोर्शन को, यानी जितना वो सोसाइटी का कुछ पार्ट ही वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। लेट अस नोट however forgot that elsewhere in his travelogue Hasan also described the harsh treatment of the Chandels, who were regarded as outcast and lived outside the city limits। अभी कहते हैं कि जैसे यहाँ पर उन्होंने बताया है फाहसेन ने कि कैसे जो राजा था कितना काइंड था, मतलब कितनी अच्छी सोसाइटी थी, और राजा का कम इंटरफेयर था, काइंडनेस था, राइटियस बिहेवियर, ये सारी चीज़ें बताई। अच्छा, लेकिन उन्होंने कहीं आगे अपने ट्रेवलॉग में ये भी बताया गया है कि जो चंदेल्स थे, उन जो आउटकास्ट, जिनको लो कास्ट माना जाता था, वो सिटी एरिया से बिल्कुल बाहर रहते थे और उनके साथ बहुत ही हार्श ट्रीटमेंट किया जाता था। तो हम इसके बेस पे हम कह सकते हैं कि सिर्फ एक पर्सन के मतलब जो उसने लिख दिया उसको हम एग्जैक्ट ऐसे ही नहीं मान सकते हैं, वो उसका पर्सपेक्टिव है, उसकी विचारधारा है कि वो उसको कैसे शो कर रहा है। Just as you may have perceived the excerpt from Farsi and travelogue differently from your friend, a group of historians may examine the same source and draw varied interpretations from it। यानी अगर आप इन लाइनों से मीनिंग निकालोगे तो आप, जैसे आप और आपके फ्रेंड अलग अलग मीनिंग निकाल सकते हैं, अलग अलग उनका थॉट हो सकता है कि वो ये दिखाना चाहते हैं। लेकिन ऐसे ही क्या हुआ था, हिस्टोरियन में भी अलग अलग हिस्टोरियन इसके अलग अलग डिफाइन और डेफिनेशन इसको अलग वे में एक्सप्लेन कर रहे थे। अब गुप्ता एम्पायर के जो ग्लिम्स हैं, मतलब मेन पॉइंट्स हैं, ये यहाँ से ज़्यादा चीज़ें, अभी तक तो बहुत सारी जनरल चीज़ें थी जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी क्योंकि गुप्ता एम्पायर का यहाँ से बिगिनिंग एक किस्म से हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम आगे का पोर्शन नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। जब तक अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आप इस सीक्वेंस को कंप्लीट करना चाहते हैं, लाइक हिस्ट्री का 7th क्लास का जो हिस्ट्री है, ये हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो आप 6th क्लास में देखोगे प्री हिस्ट्री वाले, लाइक जो हमारा एंशियंट वाला है, उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वेदास के बारे में थोड़ा सा, जो रिलीजियस है लाइक जैनिज्म बुद्धिज़्म के बारे में, बस ये 3 टॉपिक है। बट जो आपका 7th वाला मिडीवियल हिस्ट्री का जो पोर्शन है वो आपको 7th क्लास की में ही देखने को मिलता है। इसलिए अगर आपका इन फ्यूचर भी लाइक आप यूपीएससी वगैरह वो क्रैक करना चाहते हैं तो आपके लिए ये वाला जो सीरीज है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि हम वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी को इस सीरीज में कवर करने वाले हैं। और एनसीईआरटी का हर एक वर्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। और आप अगर स्टूडेंट हैं, लाइक 6-7 के स्टूडेंट हैं, 7th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो भी आपको अपने एग्ज़ाम के लिए डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है एनसीईआरटी को। तो इस सीरीज़ में हम बिल्कुल वर्ड टू वर्ड स्टडी करते हैं। इसलिए अगर आप भी इस सीरीज़ में बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और कुछ भी अगर आपको डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट में उसको डाल सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।